और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, हालात तनावपूर्ण हैं, जिसका असर भारत पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। जी हाँ, भारत रूस और यूक्रेन के साथ हर साल 1,30,000 करोड़ का बिजनेस करता है सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री में, लेकिन इस युद्ध की वजह से काफ़ी कुछ नुकसान कारोबारियों का हो रहा है। अगर बात गौतम बुद्ध नगर की करें तो सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में ही तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए का गारमेंट बिजनेस होता है रूस और यूक्रेन के साथ। लेकिन इन बिगड़ते हालातों की वजह से नोएडा के कारोबारियों का जो ऑर्डर है वो सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। NAEC के प्रेसिडेंट ललित ठुकराल का कहना है कि अगर ये हालात कुछ दिन और बने तो आने वाले दिनों में नुकसान हो सकता है। अभी तो इतना नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हफ्ता 10 दिन इसी तरह के हालात बने रहे तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी तक गारमेंट इंडस्ट्री के जो व्यापारी हैं वो ज़मीन पर नहीं, पटरी पर नहीं आया उनका कारोबार। ऐसे में कपास महंगी हुई, उसके बाद से अब यूक्रेन और रूस के बीच तनाव, यानी कि गारमेंट इंडस्ट्री की कमर टूट जाएगी। देखना यही होगा कि कब हालात सुधरते हैं। हैदर अली, J24/7 न्यूज़। रूस और यूक्रेन में जारी घमासान के बीच यूपी के कई मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं यूक्रेन में फंस चुके हैं। वो लगातार वहां से वीडियो जारी कर जो है भारतीय दूतावास से अपील कर रहे हैं कि उनको कैसे भी हो उनको वहां से निकाला जाए। जिसके बाद यूपी ने भी पहल की है, यानी यूपी सरकार ने एक पहल की है और टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जिलेवार टोल फ्री नंबर हैं। और सरकार ने अपील की है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में फंसे हैं उनके परिजनों से अपील की है, जो जारी टोल फ्री नंबर है उस पर वो संपर्क करें और सूचना दें कि उनके जो बच्चे हैं यानी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ फंसे हैं, उस नंबर टोल फ्री नंबर पर जानकारी दें। और यूपी गवर्नमेंट जो है भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में है। उसकी कोशिश है कि जो यूपी के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको तत्काल वहां से यूक्रेन से निकाला जाए। वो लगातार यूपी गवर्नमेंट भारतीय दूतावास से संपर्क कर उनको लगातार उनसे प्रयास कर रहा है कि उनको निकाला, किसी भी तरह से निकाला जाए। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को, यूपी के स्टूडेंट्स को अभी तक निकाला भी गया है और बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी जल्द से जल्द यूक्रेन से वापस लाया जाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ अनूप चौधरी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार 10 मार्च को जल्दी आ जाएंगे। इसके लिए लोगों को, प्रत्याशियों को या फिर आम जनता को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वजह है कि इस बार चुनाव आयोग ने एक नए सॉफ्टवेयर जिसका नाम है इनकोर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया है और इसके जरिए जो मतगणना यानी कि काउंटिंग की जो व्यवस्था थी उसमें अब तेजी आएगी। पहले काउंटिंग के समय वोटों की गिनती हर चरण, हर राउंड की जो गिनती, जो सीट बनती थी उस सीट को जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भेजा जाता था और उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजता था। तब जाकर वो आयोग की साइट पर चढ़ाई जाती थी, उस पर अपग्रेड की जाती थी। लेकिन अब इनकोर सॉफ्टवेयर के जरिए चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है कि हर राउंड की जो सीट होगी वो रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मौके पर ही मतगणना के साथ साथ ही सॉफ्टवेयर पर अपडेट करते जाएंगे। यानी कि वो जैसे ही राउंड खत्म होगा उसकी सूचना सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन तक सीधे पहुंचेगी। यानी कि अब जो वोटिंग में हर राउंड की जो मतगणना होगी उसकी काउंटिंग फटाफट जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त तक सीधे पहुंचेगी और इसका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो भी मीडिया तक या फिर आम जनता तक या विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों तक बहुत जल्दी पहुंचेगा। जाहिर सी बात है कि जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो देर रात तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा प्रत्याशियों को और उन्हें चुनाव के नतीजे फटाफट मिल जाएंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ अनूप त्रिपाठी। 5वें चरण में 12 जिलों पे 61 विधानसभा सीटों पे मतदान केंद्र पे पूरी व्यवस्था को लगभग मुकम्मल कर लिया गया है। हालांकि पोलिंग पार्टियां भी लगातार अपने स्थानों पे रवाना हो रही हैं और वहीं निर्वाचन आयोग ने भी इस बात को कहा है कि पूरी तरह से 5वें चरण
में निष्पक्ष मतदान हो, इसको लेकर पूरी व्यवस्था को मुकम्मल कर लिया गया है। हालांकि इस 5वें चरण में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 6 मंत्रियों की पूरी तरह से साख दांव पे लगी है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर 10 मार्च को कितना कुछ 5वें चरण के रण में कितना कुछ कमल खिल पाता है। हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों को लाभकारी योजनाओं से जोड़ने की मुहिम में जुटी हुई है। हरियाणा सरकार ने अब नया फैसला लिया है कि हरियाणा के जितने भी गांव हैं, उनमें नई एटीएम मशीनें इंस्टॉल की जाएगी। दरअसल सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये घोषणा की है कि हरियाणा के तमाम गांवों को हाईटेक टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब हरियाणा के गांवों में एटीएम की मशीनें भी लगाई जाएंगी। पूरे हरियाणा के गांवों में लगभग 10,000 एटीएम मशीनों का इंस्टॉलेशन किया जाएगा, जिससे गांव के लोगों को बैंक से पैसा निकालने और बैंक में पैसा डालने की सहूलियत मिलेगी। इस सहूलियत मिलने से गांव के लोगों का जो समय है उसकी भी बचत होगी। दरअसल हरियाणा में ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर कोई बैंक नहीं होता। ऐसे में उन लोगों को या तो दूसरे गांव या फिर बड़े जिले में पैसे निकलवाने और पैसे डलवाने के लिए जाना पड़ता है, जिससे समय और ज्यादा पैसे दोनों बर्बाद होते हैं। अब हरियाणा सरकार ने मन बना लिया है कि ऐसे लोगों को घर तक सुविधा पहुंचाई जाएगी, ताकि उनके समय और पैसे दोनों की बचत हो। हालांकि ये जो फैसला है हरियाणा सरकार का, हरियाणा के गांव के लोग इससे बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस काम को कितनी तेजी से पूरा किया जाता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गौड़, J24 न्यूज, गुरुग्राम। दिल्ली एमसीडी के चुनाव से पहले दिल्ली में लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली एमसीडी पर उनकी जो सरकारी जमीन है उसको बेचने का आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ताजा मामला यह है कि शालीमार बाग में एक स्कूल और वृद्धाश्रम को बेचने का आरोप अब लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। वहीं अब दूसरी तरफ दिल्ली में अगर हम बात करें तो सरकार और एमसीडी की तरफ से जो विकास कार्य कराए गए हैं उनका तुलनात्मक रूप से एक दूसरे को चुनौतियां भी दी जा रही हैं। दिल्ली बीजेपी के सांसद विक्रम विधूड़ी की तरफ से आम आदमी पार्टी को चुनौती दी गई थी, वही चुनौती सौरभ भारद्वाज ने स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अगर चाहे तो वो दिल्ली में जिस तरीके से जो तमाम जगहों पर विकास कार्य कराए गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, उसका कंपैरिजन के लिए मीडिया साथियों के साथ आप जा सकते हैं और उसके लिए वो तैयार है। ऐसे में देखा जा रहा है कि आने वाले निगम चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरी जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दे रही है। सहयोगीकरण के साथ केशव मिश्रा, J24 न्यूज, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लगातार 2 महीने के कड़ाके की सर्दी पड़ी और सर्दी ने बीते कई साल का रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया। लेकिन आपको जानकारी दे दे, लगभग 1 हफ्ते से पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की धूप पड़ रही है, जिससे लोगों को अब हल्की गर्मी का एहसास होने लगा था। लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 23 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था, जिसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में तकरीबन 25 और 26 जनवरी को हल्की बौछारें देखने को मिल सकती है। और राजधानी दिल्ली में 25 फरवरी की देर रात हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे एक बार न्यूनतम तापमान फिर से नीचे आ गया और लोगों को हल्की ठंड का एहसास हुआ। अगर आज के मौसम की बात करें तो आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की पूर्व अनुमान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जताया और साथ ही ये कहा है कि दिल्ली में ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे दिल्ली का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं दिल्ली के अधिकतम तापमान की बात करें तो दिल्ली का आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्व अनुमान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जताया है। और इसी के साथ अगले 2 दिन तक ऊंचे पर्वत वाले क्षेत्रों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हल्की बारिश के साथ साथ बर्फबारी का पूर्व अनुमान भी जताया है। JK24 न्यूज के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। झारखंड के धनबाद स्थित बारबिंदिया पुल जो बराकर नदी पर स्थित है में एक नाव डूबने से 12 लोग लापता हैं। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी जब एनडीआरएफ की टीम लोगों को खोज नहीं पाई तो स्थानीय लोग
नदी के किनारे पड़े नौका को जलाना शुरू कर दिए। लोग आक्रोशित थे, सरकार को कोस रहे थे कि सरकार पूरी व्यवस्था नहीं की है, अन्यथा अभी तक लोगों को खोजा जाना चाहिए था। दर्शकों को हमने दिखाया था कि एक नाव पर 20 लोग सवार होकर नदी पार कर रहे थे। अचानक तूफान आने से नाव पलटी और कुछ लोग तो तैरकर बाहर आ गए, लेकिन 12 लोगों की जलमग्न होने की आशंका है। उस नाव पर कुछ मोटरसाइकिल, बच्चे, महिलाएं भी शामिल थे। एनडीआरएफ की एक टीम यहां पहुंची है और लगातार खोजबीन कर रही है। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 लोगों को ढूंढ निकाला गया है और 1 मोटरसाइकिल भी जल से निकाला गया है। स्थानीयों का गुस्सा है कि सरकार सही कदम सही समय पर नहीं उठा रही है, अन्यथा अभी तक सबको बाहर निकाला जा सकता था। स्थानीय विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी लगातार घटनास्थल पर मौजूद हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यह देखना है कि कब तक सभी को निकाला जाता है ताकि स्थानीयों का गुस्सा शांत हो। सहयोगी कार्तिक के साथ मनीष कुमार झा, झारखंड, JK 24/7 न्यूज।